हम आपको यह बताएंगे कि अब हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान पर भी उसके मालिक का नाम लिखना क्यों जरूरी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि अब से खाने पीने का सामान बेचने वाले तमाम लोगों को अपनी दुकानों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर और ठेलों पर अपना सही नाम लिखकर अपने ग्राहकों को बताना होगा और यह फैसला सभी धर्मों के दुकानदारों पर लागू होगा। यह फैसला मिलावट को रोकने के लिए किया गया है। सरकार का कहना है कि उसने यह फैसला खाने पीने के सामानों में शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए और मिलावट को रोकने के लिए लागू किया है और इस फैसले के तहत सभी दुकानों पर और ढाबों पर उनके मालिकों और उनके प्रबंधकों के फोटो आईडी कार्ड लगाए जाएंगे, जिनमें उनके नाम और उनके बारे में सारी जानकारियां लिखी होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा एक छोटा सा सवाल यह भी है कि जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह का फैसला सभी धर्मों के दुकानदारों पर लागू किया था, तब कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक क्यों बताया था? और अगर यह फैसला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विरोधी था तो यह फैसला हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम विरोधी आज क्यों नहीं है? यह हमारी राजनीति के डबल स्टैंडर्ड्स है। अगर कोई विरोधी पार्टी या विरोधी सरकार करे तो बहुत बुरा है और अगर हम करें तो बिल्कुल सब कुछ सही है। उस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अलग अलग ढाबों और ठेलों पर इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए थे जिन पर लिखा था मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान। लेकिन अब इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार वाले हिमाचल प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकानों पर, ठेलों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर यही नियम लागू हो गया है और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस फैसले को आज जरूरी फैसला बता रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 95% है और मुसलमानों की आबादी 2.2% है और पूरे हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की 2.5 लाख से ज्यादा दुकानें और ढाबे हैं जिन पर अब से ये नियम लागू हो जाएगा। और यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस तरह का फैसला लागू हुआ था तब यह पता चला था कि वहां श्री बालाजी कैंटीन के मालिक का नाम देवराज कश्यप है और तेजस्वी होटल, देव होटल, वैष्णवी भोजनालय और साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक भी हिंदू हैं। लेकिन बाबू ढाबा के मालिक बाबू खान हैं, संगम भोजनालय के मालिक मोहम्मद सलीम हैं और चीतल ग्रैंड के मालिक मोहम्मद शाकिर राणा है। और इससे तब यह पता चला कि हिंदुओं ने तो मुजफ्फरनगर में अपनी दुकानों के नाम नहीं बदले, लेकिन मुसलमानों ने अपनी दुकानों के, अपने ढाबों के और अपने रेस्टोरेंट के नाम बदल दिए थे। हमने आपको दोनों श्रेणियां बताई हैं। जो हिंदू मालिक थे उन्होंने अपने दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर ही रखे हैं, उनके हिंदू नाम है। लेकिन जो मुसलमान मालिक थे उन्होंने अपने दुकानों और ढाबों के नाम हिंदू नामों पर रखे थे। ऐसा क्यों? क्या छुपाने की जरूरत है इसमें? हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था, लेकिन 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश में इस फैसले को अब फिर से लागू कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिलावट को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में खाने पीने की सभी दुकानों पर उनके मालिकों का और उनके प्रबंधकों का नाम लिखना अब अनिवार्य होगा। और इस फैसले के एक दिन बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने इस फैसले को अपने राज्य में लागू कर दिया है और यह फैसला भी ऐसे समय में लागू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ राजधानी शिमला से लेकर मंडी में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इस फैसले का कनेक्शन इन विरोध प्रदर्शनों से भी हो सकता है? क्या इस फैसले के पीछे और उसके और पीछे और थोड़ा और पीछे कोई राजनीति छुपी हुई है?
अच्छा फैसला सबके फायदे के लिए है और इससे सबसे बड़ी बात है कि जो अडल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगी, या होगी अगर कोई करेगा तो इमीडिएटली वो पकड़ा जाएगा, फुल आइडेंटिटी के साथ पकड़ा जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए, हम किसी भी दुकान में जा रहे हैं भाई, हम पहली बात तो हम अगर कुछ चीज़ खा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें हाइजीन होनी चाहिए कि हम कैसा फूड खा रहे हैं। हमें नहीं पता है वो क्या मिलावट करके बना रहे हैं, हमें नहीं पता, हाँ हमें नहीं पता वो अभी का बना हुआ है या कब का बना हुआ है, तो ये चीज़ सबसे हमें पता होना चाहिए। हाँ, फोटो आई कार्ड लगा सकता है, अपना नाम लिख के दे सकता है, लेकिन उस पर ये जाति मेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं मुसलमान है या हिंदू है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कोई खराब माल मिलेगा तो उस पर कंप्लेंट होगी, तो पता लग गया किसकी दुकान से खाया, किसकी दुकान से पिया है, ठीक है साहब जैसे बोल रहे हैं। जैसा अगर मान के चलो कि प्रॉपर सामान अगर गलत बेचता है वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो गलत ग्राहक को सामान नहीं देनी चाहिए। आज हमने कांग्रेस के नेताओं के कुछ पुराने बयान निकाले हैं जिनमें उन्होंने इसी फैसले को उत्तर प्रदेश में लागू करने का विरोध किया था और इसे मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक बताया था। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। ये विभाजनकारी है, समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। हमारे देश में हर चीज पर राजनीति होती है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि धीरे धीरे हमारे देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। मिलावट के खिलाफ ये मुहिम अब तेजी से जोर पकड़ रही है। घर घर में लोग इस मुहिम के बारे में बात कर रहे हैं, मिलावट के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, जो मिलावट है इसे आज तक किसी भी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि हमारे देश में मिलावट के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ते। हमारे देश में जाति के मुद्दे पर तो पड़ते हैं, लेकिन मिलावट के मुद्दे पर नहीं। इस मिलावट से जितने लोग मारे जाते हैं उनकी जातियां कोई नहीं पूछता। इसलिए आज हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो मुहिम हम चला रहे हैं मिलावट के खिलाफ, ये आपके शरीर को लेकर है, आपको लेकर है, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है। और आप न जाने सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें आप खा रहे हैं उनमें कितनी मिलावट की जा रही है, क्योंकि कुछ लालची लोग आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके अपनी जेबें भरना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारे देश में मिलावट को इस तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि जो लोग मिलावट कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और लोगों ने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए लोग भी इसे लेकर आवाज नहीं उठाते। भारत में अगर आज आप फलों का जूस पीने के लिए दुकान पर जाएंगे तो उसमें रंगों की मिलावट हो रही है। आप अनार का जूस पीने जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें कैसा अनार डाला गया है और इसमें कितना रंग डाला गया है ताकि ये जूस आपको लाल लाल दिखाई दे। दूध में डिटर्जेंट मिला दिया जाता है, घी में उसे और चिकना करने के लिए जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है, तेल में केमिकल्स और दूसरे मिला दिए जाते हैं, सब्जियों में रंगों वाले इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं ताकि वो हरी सब्जियां आपको और ज्यादा हरी हरी और आकर्षक लगें। आपको लाल लाल सेब इतने आकर्षक लगें, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या है। नमक में व्हाइट स्टोन पाउडर मिला दिया जाता है, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है, हल्दी में मक्का के गंदे पाउडर की मिलावट कर दी जाती है। और आप जो भी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, अगर आपने देखा होगा जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो पनीर को लेकर कोई भी डिश आपको बहुत सस्ती दे दी जाती है, जबकि पनीर का दाम उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि नकली पनीर डालकर उस डिश को तैयार किया जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सस्ते में खाना खा लिया, लेकिन यह सब आपके पेट में जा रहा है। और आज इन सारे लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए आपके पेट को एक डस्टबिन बना दिया है। और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में
जो फैसला लागू हुआ है ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो ये कहेंगे कि बाकी के राज्य सरकारों को भी ये फैसला अपने अपने यहां लागू कर देना चाहिए। और आप लोग भी आज से जब भी आप बाहर जाएं, बाहर से कोई भी सामान अगर आप खरीदें तो सावधान रहिए, ये देखते रहिए। किसी भी ढाबे पर जाते हैं, रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि किस तेल का इस्तेमाल हो रहा है, किस घी का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी रसोई कैसी है, वहां जो लोग काम करने वाले हैं वो कैसे हैं, उनका अपना हाइजीन लेवल कैसा है, वो कितने साफ सुथरे हैं, जहां खाना बनाया जा रहा है वहां किसी सफाई का उन्होंने ध्यान रखा है या नहीं रखा है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां इस बात को भी समझना होगा कि मिलावट को सिर्फ दुकानों और ढाबों पर उनके मालिकों का नाम लिखने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके लिए हमारे देश की सरकारों को खाद्य सुरक्षा का जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत बनाना होगा। और यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल सरकारों को यह पता ही नहीं है कि आगरा के पेठे में, वृंदावन के मशहूर पेड़े में, गुजरात के ढोकले में, मुंबई के वड़ा पाव में, चेन्नई के इडली डोसा में, कर्नाटक के मैसूर पाक में, पंजाब की पिन्नी और छोले भटूरे में, बिहार के लिट्टी चोखा में, इंदौर के पोहे में, झारखंड की तिल बर्फी में, राजस्थान के घेवर में और दिल्ली के गोलगप्पों में किस किस तरह की मिलावट हो रही है हमारे देश के लोगों को भी नहीं पता है। और हमारी सरकारें तो इस पर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। आज इस बात को लेकर हमारे देश में कोई कानून नहीं है, ना ही उसका पालन हो रहा है कि अगर आप चाट खाने के लिए सड़क पर कहीं खड़े हो जाते हैं, गोलगप्पे खाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उस पानी में किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे मसालों का इस्तेमाल हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है सिर्फ एक कारण से, पैसा कमाने के लिए। आज हमारे देश में फूड सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि पिछले 6 महीने में ही देश में 14 लोगों की मौत ढाबों पर मिलावटी खाना खाने से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए गए केक को खाने से हो चुकी है। आपको याद होगा, हमने तो कुछ दिन पहले ही पंजाब में एक छोटी बच्ची की कहानी आपको बताई थी। उसका जन्मदिन था, ऑनलाइन केक ऑर्डर किया गया, केक मिलावटी था, केक घर में आया और केक खाने के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकारों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज आप ऑनलाइन भी जो खाना मंगा रहे हैं, आपको क्या पता कि वो खाना कहां तैयार हो रहा है, किस स्थिति में तैयार हो रहा है, उसमें जो सामान डाला गया है वो कितनी अच्छी या कितनी घटिया क्वालिटी का सामान है, कौन सा घी लग रहा है, कौन सा तेल लग रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना कहीं एक ही साथ तो नहीं बन रहा है? आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और एक और बड़ी बात यह है कि तिरुपति मंदिर में अभी जिस मिलावट का खुलासा हुआ, उसके बाद लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की मिलावट दूसरे मंदिरों के प्रसाद में भी हो सकती है। ओडिशा की सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब जगन्नाथपुरी के मंदिर में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनने वाले प्रसाद की जांच कराएगी। इस मंदिर में हर दिन 30,000 किलोग्राम चावल और दूसरी चीजों का महाप्रसाद बनता है और इस महाप्रसाद में हर महीने 6,000 किलोग्राम घी का इस्तेमाल होता है। और यह घी राज्य सरकार की ही एक सहकारी संस्था से 700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। और अब गाय के इसी घी से बनने वाले महाप्रसाद की उड़ीसा में जांच करवाई जा रही है। और आज हम ये कहना चाहेंगे कि जांच पूरे देश में होनी चाहिए। जहां जहां भी सार्वजनिक रूप से खाना बट रहा है, चाहे वो प्रसाद के रूप में बट रहा है, चाहे वो किसी और चीज के रूप में बट रहा है, चाहे बच्चों को स्कूलों में दिया जा रहा है, मिड डे मील में दिया जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास ना तो इतनी लैब्स हैं कि हम इतने सारे सैंपल्स की जांच करा लेंगे, ना ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास इतने सारे लोग हैं, ना ही फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो इतना बड़ा काम कर पाएंगे।